नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए एक ऐसे उलटफेर की बात करेंगे जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। हम फलता विधानसभा सीट पर हुए रीपोल यानी उपचुनाव के उन अप्रत्याशित नतीजों को डिकोड करने वाले हैं जिनसे बंगाल के बदलते सियासी समीकरणों का एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है। चलिए सीधा तथ्यों पर आते हैं। इस पूरे राजनीतिक भूचाल को बिना किसी पक्षपात के समझने के लिए हम सीधा डेटा को फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे फलता में लगे इस बड़े झटके से, फिर समझेंगे कि टीएमसी का जमीनी संगठन कैसे चरमराया, डायमंड हार्बर मॉडल पर कैसे सवाल उठे, दोनों पक्षों के दावों और पलटवार को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे बंगाल में विपक्ष का पूरा ढांचा ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस चुनावी उलटफेर के उस विशाल पैमाने पर बात करते हैं जिसने इलाके के जमे जमाए राजनीतिक गणित को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। और वो आंकड़ा है 1.09 लाख। जी हाँ, 1.09 लाख वोट फलता विधानसभा के रीपोल में बीजेपी ने इतने भारी भरकम अंतर से जीत दर्ज की है, वो भी एक ऐसे इलाके में जिसे अब तक एक अभेद्य किला माना जाता था। सच में ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। अब जरा इस रैंकिंग पर नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर सीपीआईएम, तीसरे पर कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सीधे चौथे नंबर पर। टीएमसी की तो जमानत तक जब्त हो गई। हालात ये थे कि उनके उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वस्तुतः अपना नाम ही वापस लेने जैसी घोषणा कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि एक सत्ताधारी पार्टी इस तरह सीधे चौथी कतार में कैसे गिर सकती है। इसे समझने के लिए हमें टीएमसी की उस मशहूर जमीनी मशीनरी को देखना होगा जो यहाँ पूरी तरह से दबाव में बिखरती हुई दिखी। डेटा साफ बता रहा है कि पार्टी का स्थानीय ढांचा कैसे काम कर रहा था। वोटिंग के दिन टीएमसी को बूथों के लिए पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल पा रहे थे। रविवार को मतगणना केंद्र पर भी वे अपना कोई एजेंट नहीं उतार पाए। और जैसा हमने अभी देखा, उम्मीदवार का ऐन वक्त पर पीछे हटना, ये सब किसी आम हार का नहीं बल्कि एक बड़े संगठनात्मक पतन का इशारा है। ये पतन इसलिए भी इतना दिलचस्प है क्योंकि जरा इन दो आंकड़ों की तुलना कीजिए। 2024 के संसदीय चुनावों में जो अभी हाल ही में हुए, टीएमसी ने इसी फलता निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों की विशाल बढ़त बनाई थी। और अब रीपोल में टीएमसी सीधे चौथे स्थान पर लुढ़क गई और जमानत भी नहीं बचा पाई। ऐसा यू टर्न राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। फलता में हुए इस स्थानीय पतन ने अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। और ये रणनीति जुड़ी है टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी से। हम बात कर रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल की। ये असल में टीएमसी की एक खास शासन और संकट प्रबंधन रणनीति है जिसका मकसद अभिषेक बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग एक सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेशन यानी बेहतरीन प्रशासन के उदाहरण के तौर पर पेश करना था। और चूंकि फलता सीधे इसी इलाके में आता है तो जाहिर है ये हार इस बहुचर्चित व्यक्तिगत मॉडल पर एक सीधा और बड़ा प्रहार है। ये हार खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, खासकर इसलिए क्योंकि शुरुआती चुनाव नतीजे आने से कुछ ही दिन पहले 2 मई को अभिषेक बैनर्जी ने खुद ये खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, आपके पास जो कुछ भी है सब ले आइए, मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूँ। फलता आइए, अगर आप में हिम्मत है तो फलता में चुनाव लड़कर दिखाइए। अब नतीजों के बाद ये बयान बिल्कुल अलग रोशनी में देखा जा रहा है। दांव इतने ऊंचे हैं कि इस रीपोल के नतीजों को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव पेश किए हैं। निष्पक्ष रहने के लिए हमें इन दोनों पक्षों के दावों को आमने सामने रखकर देखना होगा। नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेतृत्व पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब टीएमसी के हर बार यानी हमेशा हारने वाले मॉडल में बदल गया है। उनका सीधा तर्क है कि जनता ने इस मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी का दावा है कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया ही अनुचित थी।
उनका आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद पिछले 10 दिनों में फलता से 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई और चुनाव आयोग ने इस पर पूरी तरह से आंखें मूंद ली। गड़बड़ी के अपने दावों को साबित करने के लिए बैनर्जी ने मतगणना की गति में एक बड़ी विसंगति की ओर इशारा किया। जरा ध्यान दें, 4 मई को दोपहर 3:30 बजे तक केवल 2 से 4 राउंड की गिनती हुई थी, लेकिन रीपोल के दौरान दोपहर 3:30 बजे तक पूरे 21 राउंड खत्म हो गए। इस भारी अंतर के आधार पर वे चुनाव आयोग से स्वतंत्र सीसीटीवी ऑडिट की मांग कर रहे हैं। अब टीएमसी बनाम बीजेपी की इस सीधी टक्कर से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो फलता के आंकड़े पश्चिम बंगाल के बाकी विपक्षी दलों के बीच एक नए और बड़े बदलाव का भी संकेत दे रहे हैं। वोटों के इस बंटवारे को देखिए, बीजेपी तो जीती ही, लेकिन सीपीआईएम ने सफलतापूर्वक दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। इन दोनों ने ही सत्ताधारी टीएमसी को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। ये एक बहुत ही अनोखा डायनामिक है जो राज्य में एक बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। इससे सीपीआईएम का हौसला बढ़ेगा कि वे टीएमसी की जगह लेकर बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल बने। वहीं कांग्रेस को भी अपना सिकुड़ता हुआ जनाधार वापस पाने का एक दुर्लभ मौका दिख रहा है। कुल मिलाकर टीएमसी के उस क्षेत्रीय दबदबे के लिए ये एक बहुत गंभीर खतरे का संकेत है, जिसे पहले कभी न टूट सकने वाला माना जाता था। तो इस सारे डेटा को देखने के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या फलता में 1.09 लाख वोटों का ये अभूतपूर्व उलटफेर सिर्फ एक स्थानीय संगठनात्मक चूक है, या फिर ये पश्चिम बंगाल की विपक्षी राजनीति में आने वाले किसी बहुत बड़े भूचाल की शुरुआत है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।